गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुरुकुल साइंस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके पास में चैप्टर 2 नर एवं मादा युग्मकोद्भिद संरचना एवं परिवर्धन का पार्ट 6 हम यहाँ पर देखेंगे। इससे पहले का जो वीडियो था पार्ट 5 उसके अंदर अपन ने मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट की प्रोसेस को देखा था। नर युग्मकोद्भिद के विकास की प्रक्रिया को हमने देखा था, जिसमें परागकण जो है वो नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका अवस्था होती है और इस परागकण के द्वारा ही आगे जाकर के किसका निर्माण होता है? नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। नर युग्मकोद्भिद अपन ने किसे कहा था? तो एक बार फिर से हम यहाँ पर डेफिनेशन नोट कर लेते हैं नर युग्मकोद्भिद की। नर युग्मकोद्भिद, इसकी डेफिनेशन हम फिर से यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि परागकण की वह अवस्था, परागकण की वह अवस्था जिसमें एक पराग नलिका में दो नर युग्मक उपस्थित होते हैं, नर युग्मकोद्भिद कहलाता है। नर युग्मकोद्भिद कहलाता है। ठीक है ना? तो परागकण की वह अवस्था जिसमें एक पराग नलिका में कितने युग्मक उपस्थित हो? दो नर युग्मक उपस्थित हो, उस अवस्था को हमने क्या कहा था? मेल गैमेटोफाइट नर युग्मकोद्भिद अपन ने कहा था। तो परागकण जब नर युग्मकोद्भिद की रूप में परिवर्तित होता है तो परागकण इस प्रकार की अवस्था या इस प्रकार की संरचना के रूप में निर्मित हो जाता है, जिसमें परागकण और ये परागकण की बाह्यचोल और परागकण की अंतचोल किसी भी एक जनन छिद्र से लंबी नलिकीय संरचना के रूप में निर्मित हो गई थी, जिसे अपन ने जनन नलिका कहा था। और यही जनन नलिका आगे जाकर के किसके रूप में निर्मित हो गई थी? पराग नलिका के रूप में निर्मित हो गई थी। तो जनन नलिका आगे बढ़कर के किसके रूप में निर्मित हुई है? पोलन ट्यूब पराग नलिका के रूप में निर्मित हुई है। और ये परागकण की बाह्यचोल है। इस परागकण का जो कोशिका द्रव्य है वो इस पराग नलिका के अंदर आ जाता है। कायिक कोशिका का केंद्रक इस पराग नलिका के अंदर पहले आता है, तो ये कायिक केंद्रक के रूप में निर्मित होता है। और जनन कोशिका का केंद्रक जो है ये भी जनन कोशिका सूत्री विभाजन द्वारा दो नर युग्मकों का यहाँ पर निर्माण कर लेती है। पहले कायिक कोशिका का केंद्रक पराग नलिका के अंदर आता है, बाद में जनन कोशिका का केंद्रक जो है वो इस पराग नलिका के अंदर प्रवेश करता है। जनन कोशिका के केंद्रक के अंदर फिर से सूत्री विभाजन होता है, जिससे फिर से दो कोशिकीय संरचनाओं का यहाँ पर निर्माण होता है और ये दोनों कोशिकीय संरचना जो है वो नर युग्मक के रूप में उपस्थित होती है। तो ये परागकण की वह अवस्था है जिसमें एक पराग नलिका और इस पराग नलिका के अंदर कितने नर युग्मक उपस्थित हैं? दो नर युग्मक उपस्थित है। और इस अवस्था वाली संरचना को अपन ने क्या नाम दिया है? नर युग्मकोद्भिद, इसे अपन ने नाम दिया है। ठीक है? तो यहाँ तक की प्रक्रिया जो है वो अपन ने यहाँ पर देखी थी। अब एक छोटा सा नोट आपके पास में है कि एक तो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि परागकण का अंकुरण जो है दो चरणों में पूर्ण होता है। एक तो परागण क्रिया से पूर्व और दूसरा परागण क्रिया के पश्चात। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन? पराग कण के अंकुरण की।
परागकण का अंकुरण, अर्थात जब नर युग्मकोद्भिद निर्मित हुआ था तो नर युग्मकोद्भिद के निर्मित होने की प्रक्रिया या परागकण के अंकुरित होने की प्रक्रिया यह 2 चरणों में पूर्ण होती है। एक परागण क्रिया से पूर्व, परागण क्रिया से पूर्व, और दूसरी परागण क्रिया के पश्चात, परागण क्रिया के पश्चात। परागण क्रिया से पूर्व तो परागकण कितनी कोशिकीय अवस्थाओं के रूप में परिवर्तित हो जाता है? 2 कोशिकीय अवस्था के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कौन? परागकण 2 कोशिकीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जो 1 कोशिकीय अवस्था वाला परागकण है वह 2 कोशिकीय अवस्था के रूप में परिवर्तित हो जाता है सूत्री विभाजन द्वारा, जिसमें 2 कोशिकाएं उपस्थित होती है। ये परागकण की ये बाह्यचोल और अंतःचोल, और इसमें एक कोशिका बड़े आकार की जिसे अपन ने कहा था कायिक कोशिका, और दूसरी कोशिका छोटे आकार की जिसे अपन ने कहा था जनन कोशिका। और इस प्रकार की अवस्था में यह परिवर्तन जो है वो कहाँ पर होता है? जब परागकण कहाँ पर उपस्थित हो? पराग कोश में उपस्थित हो। जब परागकण कहाँ पर उपस्थित हो? परागकोश में उपस्थित हो। तो अर्थात ये अवस्था जो है वो कौन सी क्रिया से पूर्व हुई है? परागण क्रिया से पूर्व हुई है। अभी तक इनके द्वारा परागण की क्रिया को प्रदर्शित नहीं किया गया है। और परागकण कहाँ पर उपस्थित है? परागकोश में उपस्थित है। और यही परागकण परागकोश में उपस्थित रह करके अंकुरित होकर के 2 कोश की अवस्था के रूप में ये परिवर्तित हो जाता है। और दूसरा कहाँ पर कब होती है? परागण क्रिया के पश्चात। जब ये 2 कोश की अवस्था वाला परागकण परागण क्रिया द्वारा, परागण किसे कहा था अपन ने? जब किसी पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं, उस क्रिया को हमने परागण कहा था। अब ये परागकण जो है यह परागण क्रिया द्वारा कहाँ पर पहुंच जाएगा? दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर। ये दूसरा पुष्प है और ये दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र है, और इस अवस्था वाला यह परागकण इस दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाएगा। तो जब यह स्थानांतरित होगा तो अब दूसरी बार अंकुरण इसका यहां पर होगा। अब दूसरी बार इसका अंकुरण यहां पर होगा। अंकुरण के दौरान अब यह परागकण किसके रूप में निर्मित हो जाएगा? नर युग्मकोद्भिद के रूप में निर्मित हो जाएगा। यहाँ पर परागकण की बाह्यचोल जो है वह किसके संपर्क में है? वर्तिकाग्र की भित्ति के संपर्क में है। यहाँ पर कुछ प्रोटीन ऐसे उपस्थित होते हैं जो इस वर्तिकाग्र से क्रिया हेतु आवश्यक होते हैं, और इस परागकण की बाह्यचोल पर उपस्थित रहने वाले जनन छिद्र द्वारा इस परागकण की अंतःचोल इसी के अंदर किसके रूप में निर्मित हो जाती है? एक लंबी नलिकीय संरचना के रूप में निर्मित हो जाती है। यदि अगर अपन यहाँ पर इसकी संरचना बनाएं तो ये परागकण जो है वो भीतर की ओर इस प्रकार वर्तिकाग्र के भीतर की ओर प्रवेश कर जाएगी अंतःचोल, और एक नलिकीय संरचना के रूप में निर्मित हो जाएगी, जिसे अपन ने सबसे पहले क्या कहा था? जब ये छोटी होती है तो जनन नलिका कहा था, जो आकार में बड़ी होकर के किसके रूप में निर्मित हो जाएगी? पराग नलिका के रूप में। तो ये नलिका जो है वो आगे जाकर के किसके रूप में निर्मित हो जाएगी? पराग नलिका के रूप में निर्मित हो जाएगी। कायिक कोशिका का केंद्रक पहले प्रवेश करेगा और जनन कोशिका का केंद्रक बाद में प्रवेश करेगा। जनन कोशिका के केंद्रक के अंदर, जनन कोशिका के केंद्रक के अंदर सूत्री विभाजन होगा, जिससे एक पराग नलिका, ये तो निर्मित हुई है पराग नलिका, और इस पराग नलिका के अंदर कितने नर युग्मक आ जाएंगे? 2 नर युग्मक यहाँ पर आ जाएंगे। और ये संरचना जो है वो किसके रूप में परिवर्तित हो गई? नर युग्मकोद्भिद के रूप में परिवर्तित हो गई। अब एक नोट अपन यहाँ पर देखना चाह रहे हैं कि ये जो दूसरी बार परागकण का अंकुरण हुआ है वो इस पुष्प की वर्तिकाग्र के अंदर हुआ है या फिर बाहर की ओर हो जाता है। तो कुछ पादपों को यदि अगर अपन देखें तो नोट आपके पास में यहाँ पर कुछ पादपों जैसे बंदरबाटी जिसे अपन कहते हैं, बंदरबाटी,
एवं कुल्फा पोर्चुलाका जिसे कहा जाता है, पोर्चुलाका कुल्फा में परागकण की जनन कोशिका जनन नलिका के निर्माण के पूर्व, जनन नलिका के निर्माण के पूर्व सूत्री विभाजन द्वारा नर युग्मकों का निर्माण करती है, नर युग्मकों का निर्माण करती है। ठीक है, तो क्या है देखिए, समझिए इसे कि कुछ पादप जैसे बंदरबाटी एवं कुल्फा पोर्चुलाका जिसे अपन ने कहा है, यदि अगर अपन इसमें देखते हैं तो दूसरे नंबर पर परागण क्रिया के पश्चात होने वाला जो अंकुरण है उसमें परागकण जब दो कोश की अवस्था में होता है तो इन पादपों के अंदर ये परागकण जो है वो जनन नलिका का निर्माण नहीं करता है, पहले जनन नलिका का यहाँ पर निर्माण बाद में होता है। परागकण पुष्प की वर्तिकाग्र पर ही रहता है, अंतःचोल वैसे की वैसे ही बनी रहती है और इसी अवस्था में ये जनन नलिका जो है, जनन कोशिका, यह सूत्री विभाजन द्वारा इसी के अंदर दो नर युग्मकों का क्या कर लेगी, निर्माण कर लेगी। इस प्रकार की प्रक्रिया किसके अंदर देखी जाएगी, बंदरबाटी व कुल्फा के अंदर। लेकिन अधिकांश पादप जैसे नीमोफिला एवं लीलियम में यदि अगर अपन देखें तो लीलियम में जनन कोशिका जनन नलिका के निर्माण के बाद, जनन नलिका के निर्माण के बाद सूत्री विभाजन द्वारा नर युग्मकों का निर्माण करती है, नर युग्मकों का निर्माण करती है। जो प्रोसेस अपन ने देखी थी, तो मतलब अब यहाँ पर क्या होगा, इन पादपों के अंदर यदि अगर अपन देखें जैसे नीमोफिला और लीलियम के अंदर यदि अगर अपन देखें तो यहाँ पर ये जो जनन कोशिका है वो वैसी की वैसी बनी रहेगी। इन पादपों के अंदर सबसे पहले बाह्यचोल, जनन छिद्र और अंतःचोल से होते हुए सबसे पहले यहाँ पर किसका निर्माण होगा, जनन नलिका का यहाँ पर निर्माण होगा। जब जनन नलिका का निर्माण हो जाएगा तो जनन नलिका के निर्माण के पश्चात ये जो जनन कोशिका है, यह जनन कोशिका इस जनन नलिका के अंदर प्रवेश करेगी और जनन नलिका में प्रवेश करने के बाद इनके अंदर कौन सा विभाजन होगा, सूत्री विभाजन होगा और तब जाकर के उनसे दो नर युग्मकों का यहाँ पर निर्माण होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर यदि अगर अपन नर युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को देख रहे हैं तो बंदरबाटी एवं कुल्फा के अंदर जनन कोशिका द्वारा नर युग्मकों का निर्माण जनन नलिका के निर्माण से पूर्व होगा, मतलब जब परागकण वर्तिकाग्र पर क्या हो, उपस्थित हो, तभी जाकर के यहाँ पर जनन कोशिका द्वारा नर युग्मकों का निर्माण हो जाएगा। लेकिन अधिकांश पादप जैसे नीमोफिला एवं लीलियम के अंदर यदि अगर अपन देखते हैं तो जनन कोशिका द्वारा नर युग्मकों का निर्माण कब होगा, जब अंतःचोल द्वारा किसका निर्माण हो जाएगा, जनन नलिका का निर्माण हो जाएगा, तब जाकर के इनके अंदर नर युग्मकों का निर्माण होगा। तो ये था आपके पास में नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए आप इसे या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप इसको नोट कर सकते हो। तो यहाँ पर इस लेसन के अंदर हमने
किसकी संरचना? नर युग्मकोद्भिद की संरचना एवं परिवर्धन की प्रक्रिया अपन ने यहाँ पर देख ली है, कंप्लीट कर ली है। जिसमें सबसे पहले अपन ने नर जनन भाग के रूप में एक पुंकेसर की संरचना का अध्ययन किया था। उसके बाद में परागकोश की संरचना का अध्ययन किया है। परागकोश की संरचना के अंदर निर्मित होने वाली जो 4 लघु बीजाणुधानियां हैं, उनमें से एक लघु बीजाणुधानी की संरचना का अपन ने अध्ययन किया है। उस लघु बीजाणुधानी की संरचना का परिवर्धन जो है वो किस प्रकार से होता है वो भी अपन ने यहाँ पर देखा है। परागकोश का स्फुटन किस प्रकार से होता है वो अपन ने देखा है। लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया अपन ने यहाँ पर देखी है, ठीक है। और फिर लघु बीजाणुओं से परागकण की संरचना का अपन ने यहाँ पर अध्ययन किया है। फिर उसके बाद में परागकण से अंकुरण के फलस्वरूप या परिवर्धन की प्रक्रिया के फलस्वरूप नर युग्मकोद्भिद की प्रक्रिया का अपन ने यहाँ पर क्या किया है? अध्ययन किया है। तो अब तक हमने यहाँ पर नर युग्मकोद्भिद की संरचना एवं परिवर्धन का अध्ययन अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब अगला आपके पास में यहाँ पर टॉपिक चलेगा मादा युग्मकोद्भिद। अब हमको किसकी संरचना? मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं परिवर्धन की प्रक्रिया का यहाँ पर अध्ययन करना है। तो मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण के लिए अपन कहाँ पर चले? पुष्प के मादा जनन भाग पर चले। तो पुष्प में मादा जनन भाग जो है, मादा जनन भाग वह किसके रूप में उपस्थित होता है? जायांग के रूप में उपस्थित होता है, ठीक है। और इस जायांग के अंतर्गत इसके एक सदस्य को हमने क्या कहा था? अंडप कहा है। कार्पल जिसे अपन कह सकते हैं अंडप, या स्त्री केसर अपन ने इसे कहा है। और यदि अगर अपन इस स्त्री केसर या अंडप की संरचना का अध्ययन करें तो इसकी संरचना को भी अपन ने यहाँ पर 3 भागों के अंदर डिवाइड किया था। तीन भागों के अंदर इसे अपन ने डिवाइड किया था। सबसे ऊपर की ओर चपटा भाग जिसे वर्तिकाग्र हम कहते हैं, वर्तिकाग्र स्टिग्मा, जो पराग कणों को परागण क्रिया द्वारा आने वाले पराग कणों को ग्रहण करने या धारण करने का कार्य करेगा। नीचे की ओर फूला हुआ या अंडाकार भाग आपको दिखाई देगा, जो इसका अंडाशय वाला भाग होगा। अंडाशय वाला भाग ये होगा। इस अंडाशय के अंदर एक और गोलाकार संरचना उपस्थित होगी, जिसे हमने यहाँ पर क्या कहा है? बीजांड इसे अपन ने कहा है, बीजांड ओव्यूल, बीजांड इसे अपन ने कहा है। और इस वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ने के लिए एक पतली नली की यह संरचना यहाँ पर उपस्थित होती है, जिसे हमने यहाँ पर वर्तिका स्टाइल कहा है, ठीक है। तो ये एक स्त्री केसर की संरचना है जिसके अंदर इसके 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर की ओर वर्तिकाग्र, जिसका कार्य क्या होगा? पराग कणों को ग्रहण करना, पराग कणों को ग्रहण करना, ठीक है। नीचे का जो भाग होगा अंडाशय वाला भाग, ठीक है, यह फूला हुआ भाग होगा जिसके अंदर बीजांड उपस्थित होगा। इसके अंडाशय वाले भाग से फल का परिवर्धन होगा और बीजांड वाले भाग से किसका निर्माण होगा? बीज का निर्माण होगा। वर्तिका वाला जो भाग है ये एक नलिकीय संरचना के रूप में उपस्थित है। और यह वर्तिका जो है, जब पराग कण का अंकुरण हुआ था हमने देखा था, तो परागकण के अंकुरण से फलस्वरूप उसके अंदर एक पराग नलिका का निर्माण हुआ था। तो ये निर्मित होने वाली पराग नलिकाओं को मार्ग उपलब्ध कराने का कार्य करता है। तो वर्तिका जो है यह पराग नलिका को मार्ग उपलब्ध कराती है, पराग नलिका को मार्ग उपलब्ध कराती है, ठीक है। अंडाशय वाले भाग की आप संरचना को यदि अगर अपन देखें तो इस अंडाशय के अंदर क्या उपस्थित है? बीजांड उपस्थित है। अब इसकी संरचना को यदि अगर अपन देखेंगे तो बीजांड वाला जो भाग है
यह बीजांड वाला भाग यहाँ पर किसके रूप में उपस्थित होगा? गुरु बीजाणु दानी के रूप में उपस्थित होगा। गुरु बीजाणु दानी के रूप में उपस्थित होगा। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर गुरु बीजाणु दानी की संरचना का अध्ययन करेंगे। वहाँ पर परागकोश के अंदर क्या उपस्थित थी? लघु बीजाणु दानियाँ। यहाँ पर अंडाशय के अंदर बीजांड उपस्थित होगा। बीजांड मतलब क्या उपस्थित होंगी? गुरु बीजाणु दानी यहाँ पर उपस्थित होगी। अब इस गुरु बीजाणु दानी की संरचना का यहाँ पर क्या किया जाएगा? अध्ययन किया जाएगा। तो यदि अगर अपन इस गुरु बीजाणु दानी की संरचना को देखें तो ये गुरु बीजाणु दानी या बीजांड जो है वो इस अंडाशय के अंदर इस प्रकार की संरचना के रूप में उपस्थित होता है। एक पतले व्रंत द्वारा, ये व्रंत जैसी संरचना आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, देखो ध्यान से। ये व्रंत जैसी संरचना जो है, ये तो अंदर की ओर मैंने बीजांड बना रखा है, और ये व्रंत जैसी संरचना जिस पर मैं मार्कर चला रहा हूँ, ये व्रंत जैसी संरचना है, इसे हमने यहाँ पर क्या कहा है? बीजांड व्रंत कहा है। बीजांड व्रंत इसे कहेंगे। और ये बीजांड व्रंत जो है वो अंडाशय की अंतः भित्ति से जुड़ा हुआ होता है। मतलब पूरा बीजांड, ये बीजांड जो है, यह बीजांड एक पतले व्रंत जिसे अपन ने कहा है बीजांड व्रंत, उस बीजांड व्रंत की सहायता से किससे जुड़ा हुआ होता है? इस अंडाशय की अंतः भित्ति। ये अंडाशय की अंतः भित्ति है जिसे अपन क्या कह सकते हैं? बीजांडासन कह सकते हैं। बीजांडासन, या इसे प्लेसेंटा कहा जाएगा। प्लेसेंटा, जिससे बीजांड जो है, ये बीजांड एक पतले व्रंत जिसे बीजांड व्रंत का है, उसकी सहायता से यह इसके अंदर जुड़ा हुआ होता है। तो बीजांड जो है उसको ही अपन ने यहाँ पर क्या कहा है? गुरु बीजाणु दानी कहा है। तो हम यहाँ पर एक छोटे से रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं, आपको याद रहे इसके लिए अपन लिख सकते हैं कि अंडाशय में उपस्थित बीजांड, अंडाशय में उपस्थित बीजांड एक पतले व्रंत की सहायता से, एक पतले व्रंत की सहायता से अंडाशय की अंतः भित्ति, जिसे अपन ने क्या कहा है? बीजांडासन या प्लेसेंटा जिसे अपन ने कहा है, से जुड़ा रहता है। जुड़ा रहता है। यह व्रंत क्या कहलाएगा? बीजांड व्रंत कहलाता है। ठीक है। और इसी बीजांड को अपन ने यहाँ पर क्या कहा है? क्या नाम दिया है? गुरु बीजाणु धानी अपन ने इसे कहा है। ठीक है। जिसके अंदर किसका निर्माण होगा? गुरु बीजाणुओं का निर्माण होगा। लघु बीजाणु दानी के अंदर लघु बीजाणुओं का निर्माण हुआ है, उसी प्रकार से गुरु बीजाणु दानी के अंदर किसका निर्माण होगा? गुरु बीजाणुओं का निर्माण होगा। गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप पढ़ेंगे अपन। अब हम यहाँ पर किसकी संरचना का अध्ययन करेंगे? गुरु बीजाणु दानी की संरचना का अध्ययन अब अपन यहाँ पर करते हैं। तो इसे नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट टॉपिक है अपना यहाँ पर गुरु बीजाणु धानी की संरचना या बीजांड की संरचना। बीजांड या गुरु बीजाणु धानी की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम।
स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम, गुरु बीजाणुदानी की संरचना। तो मैं यहाँ पर एक गुरु बीजाणुदानी की संरचना जो है वो बना रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए ये वही संरचना आ गई जो मैंने अंडाशय के अंदर बनाई थी जब अपन स्त्री केसर वाले भाग की संरचना का अध्ययन कर रहे थे। तो ये आपके पास में एक क्या उपस्थित है, गुरु बीजाणुदानी या बीजांड की संरचना उपस्थित है। इसको नामांकित कर लेते हैं। ये इसका आधारी भाग है जिसे हम कहेंगे निभाग, चैलाजा जिसे बोला जाएगा। ये इसका अग्रस्त भाग है, ऊपरी भाग है जो एक छिद्र नुमा संरचना के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। ये इसका बीजांड द्वार वाला भाग है, बीजांड द्वार। ये एक पतले व्रंत की सहायता से, मैंने कहा था ये बीजांड की संरचना है ऊपर की ओर, बीजांड जो है वो एक नीचे की ओर पतले व्रंत की सहायता से बीजांड अंडाशय की अंत, ये अंडाशय की अंतर्भित्ति है, बीजांडासन प्लेसेंटा जिसे अपन ने कहा था उससे ये जुड़ा हुआ होता है। और ये पतला व्रंत जो है वो इसका बीजांड व्रंत कहलाता है, बीजांड व्रंत। बीजांड, संपूर्ण बीजांड, ये बीजांड जो है ये इस बीजांड व्रंत से जिस सहायता से, जिस भाग से जुड़ा हुआ होता है, ये इसका भाग है, जिस भाग से यह जुड़ा हुआ होता है यह भाग इसका नाभि या हाइलम वाला भाग कहलाता है, हाइलम। ये संपूर्ण बीजांड जो है यह बीजांड भीतर की ओर से एक मृदुतकीय कोशिकाओं से बनी हुई संरचना के रूप में उपस्थित होता है। कौन सी कोशिकाओं से? पेरेनकाइमल सेल मृदुतकी कोशिकाओं से यह निर्मित होता है और मृदुतकी कोशिकाओं से निर्मित होकर के यह भीतर की ओर एक मांसल भाग बनाता है जिसे अपन बीजांड का बीजांड काई कहते हैं, बीजांड का बीजांड काई कहते हैं। और ये बीजांड काई जो है वो चारों तरफ से एक आवरण द्वारा घिरा हुआ होता है, एक आवरण द्वारा यह घिरा हुआ होता है। ये चारों तरफ से ये क्या है? आवरण है जिसके द्वारा यह कवर्ड होता है। और इस आवरण को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? अध्यावरण कहते हैं। बाहर की ओर उपस्थित रहने वाला जो अध्यावरण होता है ये एक या दो अध्यावरणों से मिलकर के बना हुआ हो सकता है या फिर बीजांड की संरचना के अंदर अध्यावरण अनुपस्थित भी हो सकता है। ठीक है, यदि अगर एक अध्यावरण से मिलकर बना हुआ होता है तो इसे अपन एक अध्यावरणी बीजांड कह सकते हैं। दो अध्यावरणों से मिलकर बना हुआ हो तो द्वि अध्यावरणी बीजांड कह सकते हैं। और यदि अगर बीज अध्यावरण अनुपस्थित हो तो अध्यावरणी बीजांड इसे अपन कह सकते हैं। तो यहाँ पर दो अध्यावरण आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए, एक बाहर की ओर दूसरा भीतर की ओर। इसी प्रकार से एक बाहर की ओर और दूसरा भीतर की ओर। बाहर की ओर उपस्थित रहने वाले अध्यावरण को बाह्य अध्यावरण कहलाता है, बाह्य अध्यावरण कहा जाता है। और भीतर की ओर उपस्थित रहने वाले अध्यावरण को अंतः अध्यावरण कहा जाता है। और ये बाह्य अध्यावरण और अंतः अध्यावरण मिलकर के किसका निर्माण करते हैं?
बीजांड अध्यावरण का ये निर्माण करते हैं। तो संपूर्ण बीजांड जो है या बीजांड काई जो है वो चारों तरफ से एक आवरण द्वारा यह आवृत रहता है, एक आवरण द्वारा घिरा रहता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, बीजांड आवरण कहते हैं। यह बीजांड आवरण जो है वो एक या दो अध्यावरणों से मिलकर के बना हुआ हो सकता है। इस बीजांड के अंदर दो अध्यावरण आपको दिखाई दे रहे हैं, एक बाहर की ओर उपस्थित रहने वाला बाह्य अध्यावरण और एक भीतर की ओर उपस्थित रहने वाला अंतः अध्यावरण, और दोनों अध्यावरण मिलकर के बीजांड अध्यावरण ये बनाते हैं। ठीक है, एक स्थान आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जहाँ पर किसकी अनुपस्थिति है, अध्यावरण की अनुपस्थित है। जो अग्रस्त भाग, जब बीजांड का अपन ये अग्रस्त भाग है, जब अपन इसके अग्रस्त भाग को देखते हैं तो ये बीजांड अध्यावरण यहाँ तक आ रहा है, इधर से भी बीजांड अध्यावरण जो है वो घेरे हुए यहाँ तक आ रहा है, लेकिन इस जगह पर बीजांड अध्यावरण अनुपस्थित है और यहाँ पर एक छिद्र जैसी संरचना बन जाती है, जिसे अपन ने यहाँ पर क्या कहा है, बीजांड द्वार कहा है, माइक्रोपाइल जिसे अपन कहते हैं। माइक्रोपाइल बीजांड द्वार इसे अपन कहेंगे। ठीक है, इस बीजांड के बीचों बीच में आपको एक इस प्रकार की संरचना आपको दिखाई दे रही है। ये संरचना आपको दिखाई दे रही है जो कहाँ पर उपस्थित है, इस बीजांड द्वार के समीप उपस्थित है। यह संरचना यहाँ पर भ्रूण कोश कहलाती है। इस संरचना को यहाँ पर क्या कहा जाता है, भ्रूण कोश, एम्ब्रायो सेक जिसे अपन कहते हैं, एम्ब्रायो सेक भ्रूण कोश इसे कहा जाता है। और जब इस भ्रूण कोश की संरचना को आप देख रहे हो तो इस भ्रूण कोश की संरचना के अंदर आपको 7 कोशिकाएं दिखाई दे रही है। 3 कोशिका ऊपर की ओर जो कहाँ पर उपस्थित है, इस बीजांड के निभागी छोर की ओर, ऊपर वाला जो आधारी भाग है उसे अपन ने क्या कहा है, निभागी छोर कहा है। तो इस निभागी छोर की ओर 3 कोशिकाएं आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये 3 कोशिकाएं जो है वो प्रतिमुखी कोशिकाएं कहलाती है। जो निभागी छोर की ओर उपस्थित रहने वाली जो कोशिकाएं होती है इन्हें हम प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। एंटीपोडियल सेल इन्हें कहा जाता है, प्रतिमुखी कोशिकाएं। बीजांड द्वार के पास, बीजांड द्वार की ओर उपस्थित यहाँ पर भी 3 कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही है। 2 कोशिकाएं पार्श्व में एवं 1 कोशिका मध्य में बड़े आकार की, और ये 3 कोशिकाएं मिलकर के नीचे की ओर किसका निर्माण करती है, अंड समुच्चय का यहाँ पर निर्माण करती है। ये अंड समुच्चय है, अंड समुच्चय का ये निर्माण करती है। इस अंड समुच्चय के अंदर कितनी कोशिकाएं, 3 कोशिकाएं हैं। 2 कोशिकाएं पार्श्व में जो छोटे आकार की है और 1 कोशिका मध्य में बड़े आकार की है। मध्य में उपस्थित रहने वाली जो बड़े आकार की कोशिका है इसे अंड कोशिका कहा जाता है, अंड कोशिका इसे कहा जाता है। और पार्श्व में उपस्थित रहने वाली जो दोनों छोटे आकार की कोशिकाएं हैं, इन छोटी कोशिकाओं को सहायक कोशिका कहा जाता है, सहायक कोशिका। तो 2 सहायक कोशिकाएं, एक इधर की ओर और एक इधर की ओर, 2 सहायक कोशिका, और दोनों सहायक कोशिकाओं के मध्य में एक बड़ी कोशिका जिसे अपन ने अंड कोशिका कहा है। ये दोनों तीनों कोशिकाएं मिलकर के, 2 सहायक कोशिका और एक अंड कोशिका मिलकर के किसका निर्माण करती है, अंड समुच्चय का निर्माण करती है। कहाँ पर, नीचे की ओर, बीजांड द्वारी सिरे की ओर। और मध्य में देखिए एक बड़ी कोशिका जो 2 केंद्रक युक्त आपको दिखाई दे रही है। इस कोशिका को यहाँ पर ध्रुवीय कोशिका कहा जाता है, ध्रुवीय कोशिका इसे कहा जाता है, या द्विकेंद्रकीय कोशिका इसे भी कहा जाता है। द्विकेंद्रकीय क्यों, क्योंकि 2 केंद्रक यहाँ पर उपस्थित है। बाकी कोशिकाओं के अंदर एक एक केंद्रक उपस्थित है, लेकिन इस कोशिका के अंदर 2 केंद्रक उपस्थित है। तो ध्रुवीय कोशिका या द्विकेंद्रकीय कोशिका इसे अपन ने कहा है। तो ये एक आपके पास में किसकी संरचना है, प्रारूपिक बीजांड या गुरु बीजाणुधानी की क्या है, संरचना है। ठीक है,
तो बीजांड की संरचना के अंतर्गत आपको पूरे स्पष्ट रूप से बीजांड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ से ऊपर की ओर ये बीजांड है। बीजांड, संपूर्ण बीजांड देख लीजिए, ये यहाँ से इसके ऊपर की ओर ये बीजांड बना हुआ है, जो गोला आपको दिखाई दे रहा है ये बीजांड है। ये संपूर्ण बीजांड एक पतले वृंत की सहायता से नीचे से किससे जुड़ा होगा? अंडाशय की अंतःभित्ति, जिसे अपन ने क्या कहा था? बीजांडासन या प्लेसेंटा कहा था। एक पतले वृंत की सहायता से यह जुड़ा हुआ होता है और यह पतला वृंत कहलाता है बीजांड वृंत। ये बीजांड इस बीजांड वृंत से जिस स्थान से जुड़ा हुआ होता है वह इसका नाभि या हाइलम वाला भाग कहलाता है और इस नाभि या हाइलम वाले भाग से ये बीजांड जो है वो इस बीजांड वृंत से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। बीजांड का आधारी सिरा, ऊपरी जो सिरा है, आधारी सिरा जिसे अपन ने कहा है, यह इसका निभाग या चलाजा कहा जाता है, कहलाता है। और इसका अग्रस्त सिरा क्या कहलाएगा? बीजांड द्वारी सिरा कहलाता है। संपूर्ण बीजांड जो है वो भीतर की ओर से एक मासल पेरेनकाइमस सेल मृदुत की कोशिकाओं से निर्मित होता है और इस बीजांड का यह बीजांड काई बनाता है। संपूर्ण बीजांड चारों ओर से एक आवरण द्वारा घिरा रहता है जिसे हम बीजांड अध्यावरण कहते हैं। यह बीजांड अध्यावरण एक अध्यावरण के रूप में हो सकता है और दो अध्यावरण के रूप में भी हो सकता है, या फिर यहाँ पर बीजांड अध्यावरण अनुपस्थित भी हो सकता है। इस बीजांड की संरचना के अंदर दो अध्यावरण उपस्थित हैं, एक बाहर की ओर उपस्थित रहने वाला बाह्य अध्यावरण, दूसरा भीतर की ओर उपस्थित रहने वाला अंतः अध्यावरण। अब एक स्थान आपको यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है जहाँ पर नीचे की ओर बाह्य अध्यावरण और अंतः अध्यावरण अनुपस्थित है और वहाँ पर एक छिद्र जैसी संरचना निर्मित हो जाती है जिसे हमने ने इसका बीजांड द्वार कहा है। इस बीजांड द्वार वाले सिरे की ओर भीतर की ओर 7 कोशिकीय एवं 8 केंद्रक युक्त, देखो 7 कोशिकीय, 3 कोशिकाएं ऊपर की ओर, 1 2 3 जिसे हमने प्रतिमुखी कोशिका कहा है, 3 कोशिकाएं नीचे की ओर, 2 कोशिकाएं पार्श्व में, 1 कोशिका मध्य में, अंड समुच्चय के रूप में कहा है तो 3 और 3 6 कोशिकाएं और 1 कोशिका मध्य में बड़े आकार की जो 2 केंद्रक युक्त है जिसे हमने ध्रुवीय कोशिका कहा है। तो 7 कोशिकीय और इनके अंदर कितने केंद्रक हैं? 8 केंद्रक हैं। ऊपर की तीनों कोशिकाओं के अंदर एक एक केंद्रक, नीचे की तीनों कोशिकाओं के अंदर एक एक केंद्रक और मध्य में एक कोशिका के अंदर 2 केंद्रक हैं। तो टोटल 7 कोशिकीय और 8 केंद्रक युक्त एक संरचना यहाँ पर बनती है जिसे हमने यहाँ पर एम्ब्रायोसेक या भ्रूणकोश कहा है और यही संरचना आगे जाकर के किसके रूप में निर्मित हो जाएगी? मादा युग्मकोद्भिद के रूप में निर्मित हो जाएगी। तो ये थी आपके पास में बीजांड या गुरु बीजाणुधानी की संरचना। धन्यवाद।